हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं सुपर कमांडर ध्रुव की एक और कॉमिक्स बर्फ की चिता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें और कमेंट भी किया करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बर्फ की चिता। ये पहला पेज देख रहे हैं आप इसका। चलिए शुरू करते हैं। पर्वतराज हिमालय की बर्फीली वादियां अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य को छुपाए हुए हैं। पहाड़ियां गांव की ठंडी रातों में अलावा इर्द गिर्द बैठे गांव वाले जब भी इन रहस्यमयों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है हिममानव यति का। और हर किस्से की शुरुआत एक ही व्याख्या से होती है। शक्तिशाली यति को देखने का सिर्फ एक ही नतीजा है, एक निश्चित मौत। और मरने वालों को मिलती है बर्फ की चिता। कथा एवं चित्रांक अनूप सिंह, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता। चिनार गुल बांध भारतीय इंजीनियरों की कुशलता का सबसे पक्का सबूत है। बेहद बे सबूत है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर बना यह बांध लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्र को बिजली सप्लाई करती है। इसी कारण इस पर हर समय कड़ा पहरा रहता है, क्योंकि इसके नष्ट होने का मतलब है पूरे क्षेत्र का कड़ विनाश, बड़ाम और तबाही। अचानक एक दिन बांध का पानी दीवार के ऊपर से बहने लगा। आसपास के नगरों में भयंकर बाढ़ आ गई। सरकार तुरंत हरकत में आ गई। बाढ़ पीड़ित की सुविधाएं पहुंचा दी गई है सर, पर ऐसा हुआ कैसे? 13,000 फुट की ऊंचाई पर बाढ़ सोचना भी मुश्किल है। मैदानी इलाकों की हालात भी खराब है सर। सभी नदियां में पानी खतरे के निशान को पार करने ही वाली है। जाहिर है पहाड़ी इलाकों का सारा पानी मैदानी इलाकों की तरफ तो बढ़ेगा ही। तभी सर, मौसम विभाग की एक बहुत ही आश्चर्यजनक रिपोर्ट अभी अभी आई है। उनके अनुसार हिमालय की बर्फ का एक बड़ा भाग अचानक पिघल गया। यह बांध पानी की मात्रा में अचानक बढ़ोतरी से टूटी है। परंतु इतनी बर्फ अचानक पिघली कैसे, इस बारे में उनको अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए। उसी वक्त स्पेस कंट्रोल सेंटर में सर, इनसेट से भेजा गया यह चित्र देखिए। इसमें यह चमक कैसी है? ओ माय गॉड, यह तो किसी विस्फोट की चमक लगती है। और इसी तरह रक्षा मंत्रालय भी इस मामले की चपेट में आ गया। इसमें इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से यह कोई बड़ी उल्का है जो हिमालय पर आ गिरी है। रक्षा मंत्रालय के शब्दकोश में ख्याल शब्द होता ही नहीं है। और अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे टेलीस्कोप उल्का को अवश्य ही देख लेते। तो अब हमको क्या कदम उठाना चाहिए? हमारा सबसे पहला काम उस स्थान पर जाकर छानबीन करना है जहां से बर्फ पिघला है, और दूसरा काम कारण पता लगाकर इस विपत्ति को आगे बढ़ने से रोकना है। इसके लिए तो हमको स्पेशल फोर्स वहां पर तुरंत भेजनी चाहिए, जिसकी बर्फीली इलाकों में युद्ध की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। यही ना? हाँ, एकदम सही। लेकिन हमारे ऐसे सभी जवान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हैं और खराब मौसम के कारण अगले 2 दिनों तक वहां हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। आई नो दैट, लेकिन इस वक्त हमको हेलीकॉप्टर से वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जो शरीर का भी उतना ही शक्तिशाली हो जितना दिमाग का तेज। यानी जो हमारे जवानों के वहां पहुंचने तक परिस्थितियों को काबू में रख सके। ऐसा शख्स तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, सुपर कमांडर ध्रुव, कमांडो फोर्स का कैप्टन। इसके बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन यह अभी किसी फौजी अभियान पर नहीं गया है। मुझे शक है कि यह उस लड़के के बूते की बात नहीं होगी। उस लड़के की गारंटी मैं देता हूं सर। मैं तुम्हारे
फैसले की कद्र करता हूँ कमांडो, मगर तुम समझते हो कि ध्रुव इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर आईजी राजन के घर में तुमको अपने साथ क्रू कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है ध्रुव। हम तुमको उस स्थान के आसपास कहीं उतारेंगे। यहाँ से उत्तर दिशा में हमारी सेना का एक गुप्त आपातकालीन डिपो है। हम तुमको ट्रांसमीटर पर निर्देश देकर वहां तक पहुंचा देंगे। इस आपातकालीन डिपो में तुमको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। हथियार, गोलियां, दवाएं, डिब्बाबंद खाना सामग्री वगैरह, यह सब कुछ वहां पर होगा। ठीक है सर, तो मैं हिमालय की कड़कती ठंड का सामना करने के लिए कुछ गर्म कपड़े ले लूं। फिर मैं गर्म कपड़े 20वीं सदी की चीज़ें हैं भैया, तुम 21वीं सदी के आधुनिक साधनों से ठंडे का सामना करो। श्वेता, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों की बातें सुन रही थी। यह देखिए भैया, मेरा लेटेस्ट आविष्कार। इस यंत्र को तुम अपनी बेल्ट पर चिपका लेना। यह तुम्हारे बदन से लगी हवा की परतों को हमेशा बदन के तापमान पर रखेगी और तुमको हिमालय की बर्फ पर ऐसा लगेगा मानो बगीचे में घास पर घूम रहे हो। सर, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में मेरी बहन एकदम जीनियस है। वाह, तो मैं खुद ही देख रहा हूँ। नाउ आर यू रेडी? एकदम सर। तो अभी 1 सेकेंड कीमती है। और फिर 45 मिनट बाद कमांडर वर्मा ने तुम पर इतना भरोसा दिखाया है जितना तो आज तक किसी फौजी पर भी नहीं दिखाया। ध्रुव, ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने उन पर? कुछ खास नहीं। लगभग 2 महीने पहले 6 गुंडों को एक खतरनाक गैंग ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था। तब मैंने उसको उन गुंडों के चंगुल से छुड़ाया था। आज उन्होंने जिस भरोसे से मुझे इस अभियान पर भेजा है, मैं उसी भरोसे को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा और ना ही किसी भी ताकत को अपने देश का एक भी तिनका नष्ट करने दूंगा। हमारे सेंसरों के मुताबिक विस्फोट वाला स्थल इसी 10 किलोमीटर के घेरे में कहीं मौजूद है। मेरा ख्याल है कि तुमको मैं यहीं उतार दूं। हमारी फौजी यहाँ पर 2 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। थैंक यू कैप्टन। और इस तरफ शुरू हुआ ध्रुव की किस्मत का वो सफ़र जिसकी आखिरी मंजिल थी एक ठंडी मौत। विस्फोट वाला स्थान ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस पिघली पानी का साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ूं तो जल्दी ही उस स्थान तक पहुंच जाऊंगा। ध्रुव की तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती आकृति क्रमशः दूर होती गई और बर्फ से ढकी जमीन पर रह गए सिर्फ एक जोड़े पैरों के निशान। फिर धीरे धीरे वे निशान भी मिटने लगे और बर्फ पर 2 नए विशाल पैरों के निशान उभरने लगे थे। उस बर्फ के वीराने में ध्रुव अब अकेला नहीं था। यह रही वह जगह, पानी इस विशाल चट्टान के नीचे से आ रही है और इसके अंदर घुसने की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ हुई, यह किसी उल्का के गिरने से नहीं हुआ है। इस खोज की रिपोर्ट भेजनी बहुत जरूरी है। ध्रुव ने एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बाहर निकाला। हेलो हेलो X70 NP हियर, आप मुझे सुन रहे हैं? ओवर। यस, X70 NS हियर, हम सुन रहे हैं। ध्रुव बोलो। ओवर। सर, यहाँ पानी एक विशाल चट्टान के नीचे से आ रहा है और पानी बहुत गर्म है सर। गर्म है? शायद यहाँ कोई सोया हुआ ज्वालामुखी है जो अब फटने जा। ध्रुव अपनी बात पूरी भी ना कर पाता था कि कड़ाक करकट करकट कुर यह तो यति लग रहा है हिमालय की दंत कथाओं का रहस्यमय हिममानो। आश्चर्यचकित ध्रुव क्षण भर के लिए
पलके तक झपकाना भूल गया और यही क्षण उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। खाट। ओह, यह मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? शायद यह मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है, पर क्यों? तड़ाक। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही किसी तरह से बर्फ को पिघला रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे इसको किसी तरह से रोकना पड़ेगा। अगले ही पल ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा और जब तक जमीन पर गिरा यति उठकर ध्रुव के पीछे भाग पाता, ध्रुव उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। लेकिन नरम बर्फों से ढकी सतह पर भागते पैरों के निशान पहले की तरह मौजूद थे। उसका पीछा करना ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन ध्रुव को पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। रस्सी खींची और यति एक बार फिर नीचे आ गिरा। इस बार यति उठ नहीं पाया। रस्सी का दूसरा छोर लेकर ध्रुव बिजली की तेजी से लपका और यति मजबूत रस्सी के कुंडल में कैद हो गया, लेकिन सिर्फ क्षण भर के लिए। या और इस बार होनी टल नहीं सकी। यति के हाथ घूमे और ध्रुव का शरीर हजारों फीट गहराई खाई में नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन रस्सी का एक टुकड़ा अभी तक ध्रुव के हाथ में था। यह उभरी हुई चट्टान अब यह मेरी एकमात्र आशा है। इतना सहारा ध्रुव के लिए काफी था। वाह भगवान, आज तो तूने ही बचाया। कांपते कांपते कदमों से ध्रुव इंच इंच करके ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसकी नज़र जिस दृश्य पर पड़ी है, उसके लिए वो कतई तैयार नहीं था। यह क्या है? यह दोनों अचानक कहाँ से आए? ऐसी कोई चीज़ तो मैंने इस धरती पर कभी नहीं देखी, फोटो तक में नहीं। लेकिन यह दोनों अजीबोगरीब प्राणी यति को घेर रहे हैं और इनके इरादे भी नेक नहीं लग रहे हैं। यति यानी इस वक्त मेरा पहला कर्तव्य इस दुर्लभ जाति के प्रति प्राण के प्राणी यति को बचाना। और यति जब तक इन प्राणियों को देख पाता तब तक वो घिर चुका था। भागने या बचने के रास्ते बंद हो चुके थे। धड़ाक। लेकिन यति बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। इन दोनों प्राणियों के लिए यति एक शक्तिशाली पशु से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके हाथ के पिस्तौल नुमा हथियार से आग की एक लपट निकली और आसपास का पूरा वातावरण आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो गया। यति गर्मी सहने का बिल्कुल आदी नहीं था। जब यति बेबस था, दोनों प्राणी यति के तरफ बढ़े। यही मौका है और ध्रुव उन दोनों की तरफ। दोनों प्राणी ध्रुव की मौजूदगी से अनजान थे और ध्रुव ने इसका पूरा फायदा उठाया। ठाक आई चीख सुनकर दूसरा प्राणी ध्रुव की तरफ पलटा। उसका हथियार ध्रुव की ओर तना, लेकिन ध्रुव ज्यादा तेज था। ध्रुव ने उनको संभलने का मौका नहीं दिया। वे प्राणी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे भागे। चूहा। ध्रुव उसके पीछे लपका, लेकिन तभी एक प्राणी का हाथ घूमा और ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। पता नहीं कितनी देर बाद जब ध्रुव की आंखें खुली तो एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो बेटे, और अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम ध्रुव है, पर मैं हूँ कहाँ पर? तुम दोस्तों के बीच में हो बेटे। मैं यहाँ का सरदार हूँ। मेरे बेटे जिंगालू को बचाकर तुमने अपने दोस्त होने का पूरा सबूत दे दिया, पर आप लोग कौन हैं और हमारी भाषा कैसे जानते हैं? हम लोग को तुम लोग यति कहते हो। हिम मानो यति। तुम्हारी भाषा हमने उन ऋषि सन्यासियों से सीखी है जो तपस्या करने हिमालय पर आते हैं। हम लोगों को सभ्यता की सीख तुम्हारे देश से ही मिली है। यदि ऐसा है तो हमारे देश के प्रति आदर भाव रखने के बजाय आप लोग उसे नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं? और अगर भारतीयवासी को आप दोस्त मानते हैं तो फिर
जिंगालू ने मुझ पर हमला क्यों किया? बस लड़के, अगर तुम भारतवासी ना होते तो अब तक मैं तुम्हारी जुबान के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। जिंगालू ने तुमको पीछे से ट्रांसमीटर पर बोलते सुना और जासूस समझकर तुम पर हमला कर दिया, समझे? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है यह सब? कौन क्या कर रहा है? कुछ साफ साफ बोलो तो समझ में आए। ध्रुव अपने संक्षेप में पूरी कहानी यतिराज को सुना दी। तो यह बात है, मुझे मुझे को इस विषय में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। समस्या तो वाकई गंभीर है, यह तो मुझ लेकिन वे अजीबोगरीब प्राणी कौन थे, यह तो मुझे भी पता नहीं। उनको पहली बार शायद तुम दोनों ने ही देखा है। तो फिर इस विनाश लीला के पीछे अवश्य ही उनका ही हाथ है। उनके तेज गर्मी पैदा करने वाले हथियार इस बात का पर्याप्त सबूत हैं कि उनके पास बर्फ को तेजी से पिघलाने की क्षमता है। अब मेरा पहला काम उन प्राणियों को ढूंढना है और यह काम मुझको आज और अभी करना है। बर्फ अभी भी तेजी से पिघल रही है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं जिंगालू, मेरे साथ जाने से तुम फिर से खतरे में पड़ सकते हो। हाँ बेटा, ध्रुव ठीक कह रहा है, वे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी भी हो सकते हैं और पहली ही मुलाकात में यह पता चल चुका है कि वे प्राणी हम लोगों की प्रजाति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उस उस वक्त ध्रुव को उस वक्त ध्रुव को अकेले जाना ही इस वक्त ध्रुव को अकेले जाना ही ठीक है, लेकिन अगर यह शाम तक वापस ना आया तो हम इसकी तलाश में अवश्य जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव बाहर निकला, आपने मुझे उसके साथ क्यों नहीं जाने दिया पिताश्री? देखो बेटे, हम यति अब तक सिर्फ इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि हम बाहरी दुनिया से छुप कर रहते आए हैं। अगर हम इन पचड़ों में पड़े तो दुनिया को हमारा पता लगे ते देर ना लगेगी, और फिर हमारा क्या हाल होगा यह सब तुम खुद ही समझ लो। यतियों का सरदार होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूं। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी खोजबीन में व्यस्त था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सारी समस्या की जड़ यह विशालकाय चट्टान है जिसके पीछे से उबलता हुआ पानी आ रहा है। लेकिन इसके आगे कहने के से बह लेकिन इसके आगे बहने से कैसे रोका जाए? कोई तो रास्ता होना चाहिए। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, बर्फ की चिता का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। ध्रुव की ये अच्छी कॉमिक्स है, आप देखें और इन्जॉय करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।